अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं। पहले आप इसे गौर से देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि वकालत करना भी एक जुर्म बन चुका है। ये फुटेज लतीफ़ खोसा साहब के बारे में है और मीडिया के बारे में है कि हमारी मीडिया जो इन्हें सवाल करने चाहिए वो नहीं करती और जो नहीं करने चाहिए उन्हीं सवालों पर डटी हुई है हमारी मीडिया। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है कि जो सवाल है वो तो पूछना नहीं और जिससे पूछना चाहिए उससे पूछना नहीं और दूसरों पे माइक लेके दौड़ पड़ना। जैसे इमरान खान के दौर में महंगाई ज़रा सी होती थी तो यही मीडिया पर्सन माइक लेके अवाम के गले में इस तरह डाल देते थे कि जैसे न जाने कौन सी क़यामत टूट गई है। लेकिन 16 माह में जब पीडीएम की हुकूमत रही ये नहीं बोले और अब निगरान हुकूमत अब भी नहीं बोल रहे। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि लतीफ़ खोसा साहब को से सवाल किया मीडिया वालों ने वो तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया, ये फुटेज आप देखें आपको पता चलेगा। इसमें एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा आपको तो पार्टी निकाल दी है। तो क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या पीटीआई का हिस्सा हैं? यार इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी कौमी बातें हो रही हैं, मुल्क की बातें हो रही हैं, तो मेरी ज़ात को लेके खड़े हो गए हो। और मेरी ज़ात को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो ज़रा कानून और आइन पढ़ ले। और भाई, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो, तो ये मेरा आईनी और बुनियादी हक है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी ने और किसी और को वकील बनाया होगा। लतीफ़ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है, रियासत अवाम है, अवाम है। अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है किसकी जमानतें जब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है, ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फर्क नहीं। पार्टी अब आपने छोड़ दिया, यानी ये दूसरा जरदारी और बिलावल साहब आप पर अभी भी एतमाद करते हैं या पार्टी के अंदर से कोई शरारत कर रहा है? कोर कमेटी में भी हमारी इतलात के मुताबिक आपको बुलाया गया था, वो क्या स्टोरी है इजलास में? आपकी इतलाएं जो होंगी, मैं अपने पेशे को तरजीह देता हूँ। जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा हुआ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो इशाइये हों, तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज़ से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, फैमिली को भी नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली होती है। तो ये मेरा एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर जो है नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जो इस केस से करता हूँ, मैं दिल से उस केस में घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ। उसका अल्लाह ही फिर मेरा जामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। से क्या उम्मीदें हैं सर? नए चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। देखें, नए चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स हैं। उनके पिछले जो है ज़ाती उनका जो है जाहिर है कि उमर साहब बंदयाल साहब से उनकी ज़ाती परखाश थी, क्योंकि उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ फैसला दिया था और अगर उनका फैसला मेजॉरिटी होता तो फिर आज वो जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते। तो फिर जाहिर है इंसान ही होता है। तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी खत्म हो गई होगी और आज से वो एक जो है दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे और कौम को भी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, पीक्स एंड पर्क्स लेने से। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामे की हद तक ना हो। ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी और उसके बाद आखिर में 2 प्लॉट्स लेकर चले गए थे। तो ये जो है अल्लाह करे कि ये इस पर अमलदारी हो, सभी जजेस इसको भी माने। देखें, थोड़े पीक्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, इस अवाम बेचारी तो भूख मर रही है, फाकों पर आई हुई है, बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। इनके एक एक के जरा पर्क्स तो देख लें। ये मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स और जो है सरकारी मुलाजिम और जजेस जो हैं, ये बजाय इसके कि अपना बगैर सूद के ये कर्जे लेते रहें,
ये इनको चाहिए कि ये अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सारे तर्क कर दें तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। अवाम पर बोझ मत डालें, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, वो मर रहा है। अदालती कार्रवाई पीटीवी पर नशर होने की भी इत्तलात आ रही है, इस हवाले से क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ वो ओपन हो। हम तो चाहते हैं ट्रांस ये अभी अपने फुटेज देखिए, इसमें देखिए कि मीडिया वाला सवाल क्या कर रहा है कि भैया आपको पीपल पार्टी ने निकाल दी है, क्या पर इमरान खान की वकालत की। तो भाई मेरे पीपल पार्टी वो कोई सियासी पर्सन तो है नहीं जिसे एक पार्टी निकाला दूसरे में वो चला गया। लतीफ़ खोसा साहब एक वकील हैं और वो किसी भी पार्टी के वकील बनने से पहले भी वकील थे, अब भी वकील हैं। तो वकील का सियासत से क्या मसला उसका, क्यों इस तरह के सवाल करते हैं? अभी एक फुटेज और है, आपको दिखाता हूँ। उसमें हमारे मीडिया पर्सन दोस्त हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो दूसरे टीवी पे वाले नहीं उठाते, लेकिन ये बंदा उठाता है। तो इसकी वीडियो देखिए। लतीफ खोसा को इमरान खान की वकालत करने पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नोटिस दे दिया गया और उसका लतीफ खोसा ने जवाब भी दे दिया। कहते हैं कि मुझे इमरान खान का वकील बनने पर नोटिस दिया गया है, क्या मैं किसी का जाती मुलाजिम हूं? ये पीपल्स पार्टी को कहना लतीफ खोसा कि क्या मैं तुम लोगों का जाती मुलाजिम हूं? मजीद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नोटिस की कोई परवाह नहीं है, मुझे पीपल्स पार्टी ने वकील नहीं बनाया, मैं पहले से एक नामवर वकील था। साइफर एक रियासती मामला है, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। 25 करोड़ आवाम की गैरत को ललकारा गया है, ये बात लतीफ खोसा ने कही। और लतीफ खोसा ने एक और बड़ा अहम बयान दिया था। लतीफ खोसा ने कहा कि जिस वक्त मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस वक्त कोई मेरे पास नहीं आया था। उस वक्त एक ही बंदा चल के मेरे पास आया था और उस बंदे का नाम था इमरान खान। और इस वक्त इमरान खान के कुछ केसेस हैं जिनको लतीफ खोसा देख रहे हैं और लतीफ खोसा पाकिस्तान के सीनियर 3 वकीलों में से हैं। एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, हामिद खान, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक वकला तहरीक चल रही है उसके भी रूह रवां है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बानी रुकन है तो गलत नहीं होगा कि फ्रंट लाइन से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो वकला तहरीक चल रही है। और दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके बारे में हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान महज एक माफिया नहीं बल्कि इससे बहुत बढ़कर है, बड़े बड़ों को उन्होंने चकमा दिया है, इनसे निजात पाली तो इंशाल्लाह मुल्क दलदल से निकल आएगा, शायद इसके बाद हमारी तारीख एक दरख्शां दौर से गुजर सके। और दूसरी तरफ ये ऐलान किया गया जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट आएंगे तो 10 लाख बंदा लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेगा। देखिए जी, 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है, अगर 2 लाख बंदा भी वहां पर पहुंच जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। वैसे आपको पता है कि लोग इनके जिस तरीके से आते हैं वो सबको पता है कि ड्यूटियां लगाई जाती हैं। और जाने से पहले जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जाने से पहले उन्होंने अपने एमएनएस को अरबों रुपए का फंड दिया था। वो फंड जो है वो इस्तेमाल होगा, इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल होगा, जलसे जुलूसों में भी इस्तेमाल होगा और इस तरह के जो काम है उनके अंदर भी इस्तेमाल होगा। एमएनएस को कहा जाता है कि अपने अंडर जो आपके एमपीएस हैं और जो यूनियन काउंसिल्स हैं, हर यूनियन काउंसिल से आपने 100-100, 200 बंदा लेके आना है, तो वो माशाल्लाह गाड़ियां बढ़ के जाती हैं। कई दफा पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसों की जुलूसों की वीडियोस आ चुकी हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि भाई हम आए क्यों यहाँ पे। अब जिस दिन नवाज शरीफ साहब आएंगे, आप वहां पे जाके लोगों से पूछ लें कि नवाज शरीफ साहब आप वापस क्यों आए हैं, क्या उनकी दवाई ठीक हो गई है, मिल गई है दवाई उनको, उनकी सेहत अब ठीक है। और सबसे अहम सवाल आप उनसे ये पूछिएगा, अब ये कह रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ठीक हो जाए। भाई अगर कोई ये कहता मुल्क ठीक हो जाएगा, हम तो कहते हैं अल्लाह करे ठीक हो जाए। नवाज शरीफ के आने से ठीक होता मुल्क ठीक हो जाए, लेकिन ये सवाल जरूर पूछिएगा कि वो कौन सी गिदड़ संगी है, वो कौन सा नुक्सा है जो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल करना है और मुल्क ठीक हो जाएगा। और वो नुक्सा नवाज शरीफ ने 16 महीने अपने भाई से छुपा के रखा। शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताया कि भाई ये वो तरीकाकार है, ये वो एक खुफिया तरीका है, ये अगर आप मुल्क के अंदर लगाएंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के सगे भाई हैं, वो अलग बात है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख आ रहा हूं।
नवाज शरीफ कहते हैं मैं एक बड़े अमीर बाप का बेटा था, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं एक किसान बाप का बेटा हूं, और इस तरीके से अब ये बड़ी ऊंच नीच है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में। लेकिन अब जब ये आएंगे पाकिस्तान में तो एक और काम भी हो सकता है, बात याद रखिएगा। एक तो कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जैसे ही आते हैं तो आते साथ ही इनको जेल जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। जो अपील इन्होंने करनी थी उसका टाइम गुजर चुका है। और मजे की बात आपको यहां पर बताता चलूं कि ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आते साथ ही पहले केस में कैमरे लगवाए हैं ना, अच्छी बातें लगवाए हैं, उसके अंदर एक शिक ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिलेगा अगर वो फैसला पार्लियामेंट के हक में हो जाता है। और अगर वो फैसला पार्लियामेंट के हक में हो जाता है तो फिर एक और काम भी हो जाएगा। वो काम ये हो जाएगा कि पार्लियामेंट ने वो कानून पास किया था और काजी फायज साहब जो फुल बेंच है वो अगर उनके हक में फैसला दे देता है तो फिर पार्लियामेंट ने जितने भी कानून बनाए हैं, वो नैब अमेंडमेंट वाला जो कानून है जिसमें करप्शन के लुथड़े हुए लोगों को पाक कर दिया गया था, वो कानून भी हो सकता है फिर काजी फायज साहब रिवर्स कर दें, क्योंकि उसमें तो फैसला आ चुका है। उसमें से 2-1 का फैसला है और उमर अता बंदयाल ने अपने आखिरी दिन वो फैसला दिया था कि जिस की जो भी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन है वो जहां जहां पे रुकी थी वहां से दोबारा शुरू होगी, और जो लोगों ने करप्शन की है और नैब से उनको धो के पाक साफ कर दिया गया था उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। मियां साहब वापस आते हैं तो ये क्या तीर मारते हैं, और क्या सबसे बड़ा सवाल कि मियां साहब को वापस आने पे गिरफ्तार कर। तो नाज़रीन देखें क्या अलमिया हमारे मुल्क है, कानून कहाँ पे जा रहा है, हमारे जजों की हरकतें क्या हो रही है और हमारे ताकतवर हल्के क्या कर रहे हैं। अब इस बंदा सवाल करता है तब मरता है, नहीं सवाल करता तब भी मरता है। सवाल करने वाला एक तो मार दिया गया, दूसरा अगवा कर लिया और तीसरा भी जेल में पड़ा है। और इसके साथ जो भी बंदा सवाल करता है वो जेल में जाता है, और उसके बीवी बच्चों को, जैसे कि अब्बास फरूक के बच्चे की अभी तक वीडियो चल रही है, उन्हें मार दिया गया। ये अलमिया हमारे मुल्क का। जब इस मुल्क का कानून इस तरह का होगा जहाँ पे 10 से 15 जज बैठकर किसी एक केस का फैसला नहीं सुना सकते, तो उन्हें क्या हक था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल के इमरान खान को गिराते, उसकी हुकूमत को गिरा देते। तब इनके पास टाइम था तो रात को 12 बजे ही फैसले हो गए। अब वो बंदा इतने महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, अब उसकी केस का फैसला नहीं हो रहा। और हमारे सहाफ़ी माशाल्लाह से अल्लाह उन्हें अक्ल दे और हदायत दे। सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे हैं कि साइफर पिंक कलर पीले कलर का होता है। और भाई मेरे पीला कलर क्या मतलब, साइफर क्या होता है? तुझे तो ये भी नहीं पता साइफर होता असल में क्या है। साइफर होता है किसी को धमकी देना, किसी को रिटर्न लिख के कोई लेटर देना कि भाई ये तू काम कर, अगर तू ये काम नहीं करेगा हम तेरे साथ ये कर देंगे। वो आप किसी भी कागज़ पर लिख सकते हो, पिंक पे लिख सकते हो, पीले पे भी लिख सकते हो, हरे पे भी लिख सकते हो, वाइट पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये साफ़ी साहब आपके लिए अक्ल को का काम अक्सर काम लिया करें। और सहाफ़ी बरादरों, तमाम मेरे साफ़ी दोस्तों से मेरी यही एक अपील है कि जिनसे सवाल बनता है उनसे सवाल करें और अवाम को में निकलें और अवाम के हालात कैप्चर करें और बताएं नालायक हुकूमतों को, इन वक्त के फ़रौनों को कि अवाम किस तरह मर रही है, तड़फ रही है अवाम महंगाई से। और साथ साथ में इधर उसका अब्बास फरूक साहब का बेटा की डेथ हुई, अवाम उस गम में थी और पीछे से पेट्रोल और बढ़ा दिया। ये नोटिस भी इंशाल्लाह नाज़रीन आपके पास, आपको भी एक दो दिन में पता चल जाएगा कि पेट्रोल मज़ीद कितना बढ़ाया है इन्होंने। ये काम हो रहा है हमारे मुल्क में। मुझे माफ कीजिएगा, पेट्रोल की नई कीमत से मुतालिक एक बुरी खबर आप तक पहुंचानी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पेट्रोल मिल रहा होगा 333, 334 या कहीं पे 335 भी, लेकिन इस वीडियो के एंड, और वो अच्छी खबर बिलखुसूस नौजवानों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। सो बुरी खबर से आगाज करते हैं। आपको पता है कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब पेट्रोल 272 रुपए था, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमत में 17 से 18 रुपए इजाफा होगा, और बिल्कुल वही हुआ, 16 रुपए इजाफा हुआ। हमारे पास खबरें आती हैं और जराए से खबरें आती हैं, इसलिए हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं।
और उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमत में मजीद जो है 308 या 309 तक जा सकती है। ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप नीचे जाके देख सकते हैं। 308 या 309 तक जाने वाली है और वही हुआ, कीमत 305.96 यानी 306 रुपए जा पहुंची। उसके बाद मैंने आप सबको बताया था कि पेट्रोल की कीमत जो है इसमें इस दफा बहुत बड़ा इजाफा होगा और वही हुआ कि यकमुश्त 26 रुपए का पेट्रोल बम आप सबके ऊपर गिरा दिया गया। और आपको पता है कि पेट्रोल पंप मालिकान ने कितना कमाया इस 26 रुपए के इजाफे से, यानी हजारों लीटर्स की तादाद में उनके पास पेट्रोल होता है। और वो जब उनको पता हो, अच्छा अब उनको पता चल गया है कि हर 15 दिन के बाद कीमत में इजाफा तो होना ही है, लिहाजा वो 14 तारीख को अपने पेट्रोल पंप को बंद कर देते हैं। आप देखेंगे, आप इस दफा यकम से पहले या 15 तारीख से पहले जब भी आप देखेंगे आपको अक्सर पेट्रोल पंप बंद नजर आएंगे। वो इसलिए बंद नजर आएंगे कि उनके ऊपर राब्ते हैं। और हमारे करप्ट मीडिया पे डॉलर हर रोज़ नीचे आ रहा है, लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करें और ओपन मार्केट में चेक करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो डॉलर की कीमत क्या जा रही है। नेशनल लेवल पे चेक करें डॉलर की कीमत क्या जा रही है, लेकिन हमारे इस बकाऊ मीडिया पर सबसे नीचे है। तो मैं अक्सर अपने व्लॉग में एक सवाल करता हूँ कि क्यों, लफ्ज़ क्यों बहुत ख़तरनाक है। मेरी उन वक़्त के जर्नलों से, वक़्त की हुक्मरानों से और इन फ़रौनों से एक सवाल है। आप सबके बच्चे लंदन, पेरिस, कनाडा, जर्मन जहाँ पे पढ़े, तो गरीब का बच्चा है सरकारी ही स्कूल में क्यों? आपका इलाज भी बैरून मुल्क हो तो गरीबों का पाकिस्तान में ही क्यों? जिनके टैक्स पे आप सारा कुछ कर रहे हो और उन्हीं को मारना कहाँ का कानून। और नाज़रीन, मेरी आपसे एक ही अपील है, कोई दुकानदार अपने क्लाइंट को नहीं मारता, कोई भी दुकानदार अपने क्लाइंट को नहीं मारता। तो आप इन दुकानदारों की दुकानदारी बंद करें, सिर्फ इनकी दुकानों से बनने वाली चीज़ें, इनकी फैक्ट्री से बनने वाली चीज़ें परचेज़ करना बंद कर दें। फिर ये वक़्त का फ़रौन और ये सब जो आपको अभी अपना गुलाम समझते हैं, आपकी पैरों में आ जाएंगे, क्योंकि आप ही के पैसे से, आप ही को दबाने वाले, आप ही मेरे ही पैसों से खरीदी गोली मुझ पे ही चलाने वाले मेरे हक में बेहतर नहीं होंगे। तो लिहाजा निकलें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।